हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। दोस्तों, मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। 9th मॉक टेस्ट हम सफलतापूर्वक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू होने जा रहा है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10। सबसे पहले आप सभी को एक बात ये कि जो लोग शुरुआत से इस सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं, यकीन मानिए उनकी तैयारी में बदलाव आना शुरू हो चुका होगा। अगर अभी भी आपका स्कोर कम आ रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। याद रखिए, मॉक टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ नंबर लाना ही नहीं होता है, बल्कि अपनी गलतियों को पकड़ना होता है। जिस दिन आप अपनी गलतियों पर काम करना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन से आपका सिलेक्शन भी करीब आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर मॉक टेस्ट के बाद में अपनी वीक एरियाज पर काम करते रहिए। जो टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वहीं पर आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। बस लगातार मेहनत करते रहिए, पूरी सीरीज़ को एंड तक फॉलो करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सेशन बाय सेशन आपका इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखाई देगा एंड एग्जाम हॉल में भी वही मेहनत आपके स्कोर में बदल जाएगी। चलिए, अब बिना किसी समय गवाए मॉक टेस्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित गुरु केलू चरण महापात्र ने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित मतलब रिवाइव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर भरतनाट्यम। तो गुरु केलुचरण महापात्र की बात करें तो उनको आधुनिक ओडिसी नृत्य के सबसे बड़े रिवाइवलिस्ट में गिना जाता है। उन्होंने ओडिशा की प्राचीन टेम्पल डांस ट्रेडिशन, मूर्तिकला और लोक नृत्य की परंपराओं को व्यवस्थित रूप देकर ओडिसी को भारत के प्रमुख क्लासिकल डांस फॉर्म में स्थापित किया है। उन्हें तीनों पद्म अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। यहाँ पर ओडिसी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू। तो कौन है लेखक? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की रणनीतियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश शासन और राष्ट्रीय नेताओं की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। ये पुस्तक इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश सरकार ने एक समय इस पर बैन भी लगा दिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी हुई पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया? ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? संस्थान के अनुसंधान मतलब रिसर्च को केवल टैबेको तक सीमित न रखकर अन्य कमर्शियल क्रॉप्स तक विस्तारित करना। इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस क्या है? कैश क्रॉप की जो प्रोडक्शन है, गुणवत्ता है, किसानों की आय है, उनको भी बढ़ाना। ओके, तो यहाँ पर CTRI भी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की फ्रेश वाटर लेक नहीं है? लोकटक, नैनीताल, पुलिकट या भीमताल। तो पुलिकट लेक भारत की दूसरी सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेगून है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, जहाँ पर समुद्र से जुड़े होने के कारण इसमें फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों पाए जाते हैं। इसी कारण इसे फ्रेश वाटर लेक नहीं माना जाता। बाकी लोकटक जो है मणिपुर में स्थित है, फ्रेश वाटर लेक है। नैनीताल लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है। भीमताल जो है ये भी फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पर पुलिकट बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की बाई कैमरल पार्लियामेंट मतलब द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 49, आर्टिकल 89, आर्टिकल 79 या फिर आर्टिकल 59। तो करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 79। 79 के अनुसार भारत में पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। इसी कारण भारत की संसद को द्विसदनीय संसद कहा जाता है। सी आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचवे, नंदिनी शर्मा, एलिस टॉमस या रीता जोन्स। तो शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। वो घाना की पूर्व विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्हें CHOGM कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में इस पद के लिए चुना गया। कॉमनवेल्थ जो है 56 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अधिकांश सदस्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश मतलब फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज रहे हैं। यहाँ पर शर्ली बोचवे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर हमको
तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ केवल संघ सूची यूनियन लिस्ट के अंतर्गत है। दूसरा स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का विषय है। तीसरा स्टेटमेंट है किसी राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो तीन स्टेटमेंट है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची उसका विषय है, इसलिए सेंट्रल और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखा है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर संविधान की स्टेट लिस्ट का विषय है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि किसी राज्य की सीमा के भीतर होने वाला ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं, मतलब बी आंसर सही होगा। अगला आता है अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ लेबर, ऑप्शन डी है टोटल मनी स्पेंड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ क्या होता है, किसी एक विकल्प को चुनने पर त्यागे गए अगले सर्वोत्तम विकल्प नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन का मूल्य। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई जो छात्र है जॉब करने के बजाय हायर स्टडीज चुनता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो सैलरी है जिसे वो नौकरी करके कमा सकता था। तो यहाँ पर यही बोला गया है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, बी आंसर। साथियों एक छोटी सी बात, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम से पहले ऐसे और प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए 50 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज तैयार कर रखी है। सिर्फ 49 रुपये में आपको पूरे 50 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मतलब एक मॉक टेस्ट की कॉस्ट 1 रुपये से भी कम पड़ती है। हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और फील बिल्कुल एग्जाम जैसा है। अभी एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचाएं, अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगभग 50 दिन में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, और अगर सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो 25-30 दिन में पूरा रिवीजन और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। देखो एक रियलिटी क्या है, जीएस में इंप्रूवमेंट पढ़ने से कम और अपनी मिस्टेक पकड़ने से ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है, दोनों जगह पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जमदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, असम, झारखंड या फिर मणिपुर। तो जमदा झारखंड का एक प्रसिद्ध फोक डांस है। मुख्यतः जनजातीय समुदाय जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है उनके द्वारा त्योहारों पर, सामाजिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड के और भी फेमस जो डांस है, फोक डांस है, जैसे कि छाऊ हो गया, कर्मा हो गया, जदूर हो गया, सोहराय, ये सभी काफ़ी फेमस फोक डांस है वहाँ के। सी आंसर। मराठा समाज के संदर्भ में कुणबी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए राजपूत वंशों की एक योद्धा जाति, मंदिरों के पुजारियों का एक वर्ग, ऑप्शन सी है कृषक पशुपालक समूह, या ऑप्शन डी व्यापारी बैंकर समुदाय। ये समुदाय, ये ग्रुप मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा रहा है। मराठा पावर के उदय के समय अनेक सैनिक और सरदार इसी ग्रामीण कृषक समाज से आए थे। इतिहासकारों की बात करें तो उनके अनुसार मराठा समाज अलग अलग स्थानीय कृषक समुदायों का एक व्यापक समूह था, जिसमें कुणबी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पर कृषक पशुपालक समूह, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य जो भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर असम। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। इसे भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है। यह अभ्यारण्य वेस्टर्न घाट के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है और यहाँ पर सैकड़ों प्रजातियों की तितलियाँ, बर्ड्स मतलब पक्षी, हाथी, ये सभी वन्यजीव पाए जाते हैं। केरल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प हमको चुनना है। असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन क्या दे रखा है, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ने लघु उद्योगों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नवाचार को बढ़ावा दिया है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। रीजन है इसने नई फर्मों, न्यू फर्म जो है उसके प्रवेश में बाधाएं, एंट्री बैरियर्स जो थे उत्पन्न की और रेंट सीकिंग बिहेवियर को बढ़ावा दिया है। तो करेक्ट आंसर हमको यहाँ पर चुनना है। देखिए असर्शन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये गलत है। स्वतंत्रता के बाद में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी या फिर बोले लाइसेंस परमिट जो कोटा राज है, उनने उद्योगों पर अनेक नियंत्रण लगाए हैं,
जिससे कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने के बजाय कई बार बाधा पहुंची है। एंड रीज़न देखें तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, क्योंकि लाइसेंस व्यवस्था ने एंट्री बैरियर बढ़ाए हैं और कई मामलों में रेंट सीकिंग बिहेवियर और नौकरशाही नियंत्रण को प्रोत्साहित किया है। तो यहाँ पर ए जो है मतलब असर्शन वो गलत है, आर यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? माउंटेन क्लाइमेट उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, गर्म मरुस्थलीय शुष्क जलवायु हॉट डेजर्ट क्लाइमेट राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट वेस्टर्न घाट, मालाबार कोस्ट और साउथर्न असम, एंड उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क ट्रॉपिकल सेमी एरिड कर्नाटक, सेंट्रल महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग। तो कौन सा यहाँ पर जो युग्म है पेयर है वो गलत सुमेलित है? ए वाला यहाँ पर गलत दे रखा है। माउंटेन क्लाइमेट केवल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें तो ये मुख्यतः प्लेन्स राज्य हैं, मैदानी राज्य हैं, इसलिए वहाँ पर माउंटेन क्लाइमेट नहीं पाई जाती है। ए वाला जो यहाँ पर युग्म दे रखा है, पेयर दे रखा है, वो गलत सुमेलित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तख्त ए बाही अभिलेख जो कि पेशावर के निकट मर्दान से प्राप्त हुआ है, वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस वंश के शासन का संकेत देता है? इंडो ग्रीक, पार्थियन, बैक्ट्रियन या फिर शक? गोंडोफर्नीज के शासनकाल का महत्वपूर्ण प्रमाण है, जो कि इंडो पार्थियन वंश का एक प्रमुख शासक था। ये जो अभिलेख है प्रथम शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यहाँ पर बी आंसर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल, सुरक्षा डॉक्ट्रिन, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी या फिर प्रहार? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भारत की पहली व्यापक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी प्रहार नाम से जारी कराएं। इस नीति का उद्देश्य क्या है? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म को मजबूत करना। प्रहार के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव है। प्रहार यहाँ पर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया? ऑप्शन है हमारे सामने, निरंकारी आंदोलन, अरविपुरम आंदोलन, सत्यशोधक समाज, सतनामी आंदोलन। तो गुरु घासीदास की बात करें, छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में सतनामी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक असमानता को समाप्त करना। उन्होंने विशेष रूप से वंचित समुदायों, जिनमें चमड़ा कार्य जो है लेदर वर्क से जुड़े लोग वो शामिल थे, उनको सम्मान और सामाजिक समानता दिलाने का उन्होंने प्रयास किया था। उनका संदेश था सतनाम अर्थात सत्य ही ईश्वर है। यहाँ पर सतनामी आंदोलन। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित असर्शन और रीजन को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड सही विकल्प हमको चुनना है। कथन असर्शन दे रखा, देखिए, उत्तरी मैदान भारत के सबसे अधिक कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, नॉर्थर्न प्लेन। एंड कारण दे रखा है, ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, फेवरेबल क्लाइमेट और मेजर रिवर से पर्याप्त जल आपूर्ति के कारण अत्यधिक उपजाऊ हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, असर्शन की, तो बिल्कुल सही है। रीजन भी बिल्कुल सही दे रखा है। नॉर्थर्न प्लेन्स मुख्यतः इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उससे बने हुए हैं, जो कि अत्यंत उपजाऊ होती है, कृषि उत्पादन को बढ़ाती है। यही कारण है कि ये क्षेत्र जो है गेहूं, धान, गन्ना जैसी जो प्रमुख फसलें होती है उनका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आंसर। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रस्तोता हैं? भरतनाट्यम, मणिपुरी, सत्रिय या फिर कथक? तो उर्मिला सत्यनारायण भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यंगना है। उन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो कि भाव, राग और ताल के सुंदर समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरतनाट्यम बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? क्रिस्टिना कोच, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या फिर
जेसिका मीर। तो क्रिस्टिना कोच को नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुना गया है। वह लूनर फ्लाईबाय मिशन के लिए चयनित होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। आर्टेमिस 2 जो मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे लेकिन उसकी सतह पर उतरेंगे नहीं। क्रिस्टिना कोच यहाँ पर चंद्रमा की फ्लाईबाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला हैं। नेक्स्ट है फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहलवान को तकनीकी अंक टेक्निकल पॉइंट दिला सकती हैं? जानबूझकर मेट से बाहर भागना, अपोनेंट की सिंगलेट पकड़ना, ऑप्शन सी है सक्सेसफुल टेकडाउन या ऑप्शन डी है इलीगल हैंडलॉक का प्रयोग करना। तो टेकडाउन फ्री स्टाइल कुश्ती की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी चालों में से एक है जिसमें पहलवान अपने अपोनेंट को खड़े होने की स्थिति से नियंत्रित करते हुए मेट पर ले जाता है। इसके लिए उसे टेक्निकल पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सक्सेसफुल टेकडाउन। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के मंत्री परिषद के वेतन और भत्ते सैलरीज और अलाउंस कहाँ से दिए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है राज्य सरकार का राजकोष स्टेट ट्रेजरी, ऑप्शन सी है कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट या ऑप्शन डी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो राज्य के चीफ मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर को वेतन और भत्ते जो हैं राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उनका भुगतान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट मतलब राज्य की संचित निधि से किया जाता है। आर्टिकल 266(1) जो है इससे संबंधित है, कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित सभी प्रमुख सरकारी खर्चे इसी निधि से किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्फेनोपिसिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि लिविंग रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ऑप्शन है इक्सेटम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम या फिर सेलाजिनेला। तो स्पेनोप्सिडा पौधे का एक बहुत ही पुराना समूह है। पहले इसमें बहुत सारे पौधे थे लेकिन समय के साथ लगभग सभी जो है वो विलुप्त हो गए हैं। आज इस पूरे समूह का केवल एक ही पौधा जीवित बचा है जो कि है इक्सेटम। इसीलिए इसे स्पेनोप्सिडा का एकमात्र लिविंग रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसे हॉर्सटेल भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है। यहाँ पर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है CH3 CAF, CH3 MgCl, HMgH या CH3 BeF। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनो मैग्नीशियम यौगिक के कंपाउंड है जिसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? RMgX होता है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। यहाँ पर RMgR मतलब CH3 MgCl। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं? कोल्ड ओशन करंट्स। ऑप्शन है हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट करंट, ब्राजील करंट, ओयाशियो करंट या फिर कनारी करंट। ब्राजील करंट को छोड़कर बाकी तीनों जो है ये कोल्ड ओशन करंट हैं। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है आखिरी क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, ओम मीटर, कुलाम या फिर फेराड। तो रजिस्टिविटी किसी भी पदार्थ का वह गुण होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह का विरोध करता है। इसे रो से दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू RA/L। इसी फॉर्मूले का अगर हम देखें ऐसा यूनिट तो वो होता है ओम मीटर। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने करेक्ट करें उन करेक्ट क्वेश्चंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और जो भी आपने क्वेश्चन गलत करें वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 0.5 का आपका वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको ऐड करना है। उसके हिसाब से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। साथियों अगर आपको लगता है कि आपका जीएस थोड़ा सा वीक है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका स्कोर बार बार 10 से 15 नंबर के आसपास अटक रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स रेडी कर रखा है जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलता है। आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में और आप इसको ईजिली खत्म कर सकते हैं और अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जियोमेट्री का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले मॉक टेस्ट में। टिल देन, बाय बाय।